यहां तक उसको डिस्कस करेंगे। 230 के ऊपर वो जिक्र करते हैं कि जब औरंगजेब ने हुकूमत संभाली थी तो उसने क्या कर रहा था। ये देखें, मैं इसको ऐसे करता हूं ताकि आप और ज्यादा जूम इसका देख सकें। रुके जरा, ये ज्यादा बेहतर है, ये आउटलुक। Aurangzeb had claimed the throne as the champion of pure Islam against the heretical practices and opinions of Dara Shako. जिनको इंग्लिश आती है उनको पता है। Soon after his grand coronation 1659, उसकी जो राज अभिषेक हुआ, he issued a number of ordinance, ठीक है, he issued a number of ordinances for restoring the orthodox rules of conduct taught by the Quran. औरंगजेब आलमगीर ने ऑर्थोडॉक्स रूल्स जो कि कुरान ने सिखाए थे वो अप्लाई करना शुरू किए। अब चेक कीजिएगा। He abolished his ancestors' practices of stamping the kalima on their coins. आपको याद रखना चाहिए कि जहांगीर अकबर के जमाने में सिक्कों के ऊपर कलमा लिखा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये लिखा जाता था जस्ट फॉर द सिंबल। औरंगजेब ने एक कलमा लिखना बंद करवाया सिक्कों के ऊपर। पता है क्यों? बेहुरमती की वजह से। ये इब्तदा के अंदर भी जब मुसलमानों में खिलाफत कायम हुई थी उस वक्त भी ये सवाल उठता था कि क्या खुतूत के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना या सिक्कों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखना ये ठीक है कि नहीं। इसमें इख्तलाफ मौजूद है। लिहाजा औरंगजेब ने जो कलमा है स्टैंप सिक्कों के ऊपर उसको रुकवा दिया, और उसकी वजह थी कि ये पाँव में गिरेगा, नापाक हाथों में जाएगा, कचरे में जाएगा, तो इस पर यह नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ ऑब्जर्विंग द नौरोज और न्यू ईयर्स डे ऑफ द पैगन पर्शियंस फॉरबेड द कल्टीवेशन ऑफ भंग। चेक करो, अब समझ आ रही है कौन खिलाफ था और क्यों खिलाफ था। याद रखें, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी कोई रूलर आता है और वो कोई सैंक्शंस लगाता है या ऑर्डिनेंसेस पास करता है, उससे कई बड़े बड़े व्यापारी नाखुश होते हैं। हाँ जी, नाखुश होते हैं क्योंकि उनका धंधा रोक रहा होता है। तो ऑब्जर्विंग नौरोज वाली जो सेरेमनी थी वो भी इसने रोकी, जो पैगन पर्शियन से आती थी। फॉरबेड द कल्टिवेशन ऑफ भंग, उसने भंग की कल्टिवेशन भी रोक दी हिंदुस्तान में जो भंग चल रही थी। थ्रू आउट हिज राल्म एंड अपॉइंटेड अ सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स मुहतसिब in every large city to enforce the prophet's laws and put down forbidden practices such as drinking, gambling, and the illicit commerce of the sexes. धंधा बंद करवा दिया औरंगजेब ने, धंधा। प्रोस्टिट्यूशन और दल्लागिरी के अंदर कौन लोग मशहूर हैं पता है? दारू बंद हुई, ड्राई एरिया, गैम्बलिंग, जुआ, उसने ये ऑर्डिनेंसेस पास किए एज अ लीडर। ठीक है जी, एज अ लीडर उन्होंने ये ऑर्डिनेंसेस पास किए। ये एक करेक्टर है मुहतसिब। ये जो मुहतसिब का मामला है ना, इसको आपको याद रखना चाहिए। मुहतसिब बेसिकली औरंगजेब ने हिंदुस्तान के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का एक डिपार्टमेंट बेसिकली मुहतसिब की कैटेगरी में आता है। ये मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है ना, मुस्लिम्स के लिए। अब देखें, द पनिशमेंट्स ऑफ हेरेटिकल ओपिनियंस, ब्लास्फेमी एंड ओमिशन ऑफ द 5 डेली प्रेयर्स और ऑफ द रमजान फास्ट बाय मुस्लिम्स ले विद इन द प्रोविंस ऑफ दिस ऑफिसर। तो मुसलमानों के लिए ये सारे का सारा मामला था कि वो किसी गलत काम में नहीं पड़ेंगे, ब्लास्फेमियां नहीं करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे। ये मुहतसिब का काम था, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है जी, अब आप देखिए His puritanical rigor grew with the age.
जैसे जैसे जमाना आगे गुजरता गया ना, तो वो अपनी रूहानियत के अंदर और भी तगड़ा होता गया। उसकी जो जो प्योरिटी थी अपने अंदर औरंगजेब की, उसमें वो और बढ़ता गया। इन द 11th ईयर, 11 साल जब उसकी बादशाहत को हुए 1668 में, 1668 में, ही फॉरबेड म्यूजिक एट हिज कोर्ट। उसने गाना बजाना अपने दरबार के अंदर बंद करवा दिया। ये थी स्लो ग्रेजुअल चेंजेस जो औरंगजेब के थ्रू आ रही थी। अब याद रखना चाहिए, इस बुक का मैंने पहले रेफरेंस, बेसिकली नॉट बुक, लेटर्स हैं जिसको रुकात आलमगीर बोलते हैं। वो पीडीएफ में भाई ने भी बताया, इंग्लिश में मिल जाएंगे। उसमें कई जगह पर आपको खतूत मिलते हैं जहां वो खतूत लिखते हुए या रुका लिखते हुए, और इसी तरीके से मकतूब मिलते हैं जिनमें शेख सर अहमद शेख अहमद सरहंदी साहब हैं, उनकी जो जनरेशन आगे जो लेगेसी है, उससे औरंगजेब आलमगीर जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहता है कि यार मुझे बताएं मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या आप मशवरा देते हैं। वो उनसे कोर्ट के हवाले से काउंसलिंग करता होता था। ठीक है जी। म्यूजिक उसने बंद करवा दिया। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि जो जहांगीर था, अकबर थे, शाहजहां भी इवन, वो इंजॉय करते थे जो रॉयल म्यूजिशियंस थे उनको। तो उसने क्या किया, उसने कहा म्यूजिक बंद हो गया, पेंशन लेते रहो, पेंशन ऑफ द स्टेट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स, many of whom had enjoyed honor and high rank under the preceding sovereigns। पता है क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं उसने महल के अंदर से इस कंजर खाने को बंद करवाया। ये कंजर खाना जो है और ये मुजरा सेंटर जो शाही महल के अंदर चल रहा था, इस मुजरा सेंटर को उसने बंद करवाया, तुमकों को। ठीक है जी। हीरा मंडियों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी स्ट्रेट, हीरा मंडियों को उसने उठवाया, जो कि वहां लोग बड़े बड़े हाई रैंक पहले एंजॉय कर रहे थे उसके पहले के बादशाहत में। द रॉयल बैंड वॉज हाउ एवर रिटेन्ड। जो रॉयल बैंड था, ऑब्वियसली वो इस्लामी होती है, कुछ चीजें उसने रखी। द सेरेमनी ऑफ वेइंग, वजन, मैंने आपको बताया था सनातन धर्म में इस तरह की परंपराएं मानी जाती थी कि बादशाह का सोने के साथ तोला जाता था। द सेरेमनी ऑफ वेइंग, वजन की जो सेरेमनी थी परंपरा, द एम्परर्स पर्सन्स ऑन हिज बर्थडे अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर which were then given away in charity was discontinued। उसने इस गरूर और तकब्बुर और अहंकार की परंपरा को भी जनाब बंद करवाया कि बादशाह को सोने और चांदी में तोला जाए और जनाब चैरिटी दे दी जाए। ये बात भी उसने खत्म करवाई। And so also the custom of the emperor applying a spot of sandal paste। इसी तरीके से ये परंपरा भी थी कि संदल की पेस्ट जो है वो टिक्का लगा के टू द फोरहेड्स ऑफ द ग्रेट राजाज व्हेन न्यूली इन्वेस्टिंग देम। ठीक है जी। तो जब कभी नए महाराजाओं की जो है या गवर्नर्स की उनको अपॉइंट किया जाता था, तो जनाब ये तिलक लगाकर संदल पेस्ट का ये उसने खत्म कराया 1679 में। आगे बढ़ता जा रहा है। And the ceremony of the emperor showing himself every morning at an outer balcony of the palace for his subjects to look at him, darshan, because all these were Hindu practices। ये तो औरंगजेब ने ये जो दर्शना है, ठीक है ना, कि देखना की रस्म, दर्शन करना बादशाह को कि उसमें खुदा आता है, उसने इन चीजों की प्रैक्टिसेस को बंद करवाना शुरू कर दिया। Gradually, the festivities which used to be held on his birthday and at the anniversary of his coronation were abolished। 1677 के अंदर उसने वो सारी की सारी जो कुप्रथाएं थी उनको खत्म करना शुरू कर दिया। Only betel leaves and scents were distributed among those present at court। Simple। And the grandees were forbidden to make the customary presents to the emperor। लो जी, बादशाह को जो आगे तोहफे तहफ दिया करते थे उसने वो भी बंद कर दिए। आपको पता होना चाहिए, बादशाहों को रिश्वत की सूरत में जो तोहफे दिए जाते थे या खुशामदी टोला आता था, बादशाह सलामत की जय हो, लंबी उम्र, तोहफे रखने, उसने कहा ये ड्रामेबाजी भी बंद करो। अच्छा जी। इन मैनी अदर माइन्यूट पॉइंट्स अ लिटरल compliance with practice of early Islam was enjoined। ठीक हो गया। अच्छा, यहां एक चीज और भी याद रखनी चाहिए, from that felt before। ठीक है, औरंगजेब गवर्नमेंट made itself ridiculous by violently enforcing for a time। ठीक है, abandoning a code of morals opposed to the feelings and without first trying to educate them to higher level of thought। हाँ, ये देखे
इसकी सख्ती यहां पर बताई जा रही है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो वायलेंट सख्तियां थी उनका जिक्र यहां पर चल रहा है कि औरंगजेब इतना सख्त था कि वो पहले एजुकेट करने की बजाय वो बकायदा उसको इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर देता था बाय फोर्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन मुस्लिम सोर्स है, तो लिहाजा हम हिस्ट्री को एज इट इज जैसे ये रख रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है हमारे पास, तो हम ज़ाहिर बात जो सोर्स हमारे पास मौजूद है, मैं किसी मुस्लिम सोर्स को भी पेश कर सकता था, मगर मैंने नॉन मुस्लिम सोर्स को ही पेश किया है इंटेंशनली, कि ये हमारा सोर्स नहीं है। ठीक है ना जी? अच्छा, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि ये ना हो कि आपको लगे कि मैं उसकी कोई अच्छी चीजें पढ़ रहा हूं या कोई जो प्रो मुस्लिम चीजें हैं वो पढ़ रहा हूं या प्रो इस्लाम। अच्छा, मेनुसी ऑब्जर्व्ड देयर वर फ्यू हु डिड नॉट ड्रिंक सीक्रेटली। कहते हैं कि जो उसने ऑर्डिनेंस पास किया था औरंगजेब ने कि दारू नहीं चलेगी, भंग नहीं चलेगी, वो कहता है कि कुछ लोग सीक्रेट जो फ्यू हु डिड नॉट सीक्रेटली एंड इवन द मिनिस्ट्रीज एंड काजीज लव टू गेट ड्रंक एट होम। वो कहते हैं कि उसके जमाने के अंदर ऑर्डिनेंस तो पास हो गया कि दारू नहीं चलेगी, ये चीजें नहीं चलेंगी, मगर कुछ लोग छुप कर दारू पी भी रहे थे अपने घरों के अंदर। गैम्बलिंग कंटिन्यूड टू बी प्रैक्टिस्ड। गैम्बलिंग वो कहता है कि फिर भी प्रैक्टिस होती रही, हालांकि उसने ऑर्डिनेंस दिया था। अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि जब आप बादशाह बनते हो, जैसे मिसाल के तौर पर आज हिंदुस्तान के अंदर जैसे उस दिन बात हो रही थी कि गुजरात को एक ड्राई स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है कि ड्राई स्टेट का मतलब ये है कि ना वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी दारू की, ना वहां पर सप्लाई होगी, ना वहां पी जाएगी, मगर फिर भी लोग वहां पीते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज याद रखनी चाहिए कि जब एक बादशाह हुक्म देता है, उस हुक्म की तामील नीचे किस सतह पर हो रही है नहीं हो रही है, ये एक देखने वाला मामला होता है कि इसको कितना मेंटेन किया जा रहा है। टू बी प्रैक्टिस इन हिज कैंप। अच्छा, उसके गैम्बलिंग कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस्ड इन हिज कैंप। जो उसके मानने वाले या जो उसका कैंप था, कैबिनेट थी, वहां भी लोग जुआ खेल रहे थे। एंड इज ऑर्डर टू ऑल द कर्टिसंस एंड डांसिंग गर्ल्स टू मैरी और लीव द realm रिमेन्ड अ डेड लेटर। औरंगजेब ने क्या किया था, जितनी नचनियाएं थीं, जो डांसिंग गर्ल्स थीं, उनके बारे में ये ऑर्डिनेंस भी शाया किया था कि या तो तुम शादी करो, ये हराम टोपी मुजरा खाना बंद करो, ये हीरा मंडी इसको बंद करो, या फिर तुम ये बादशाहत का इलाका छोड़ जाओ। वो कहते हैं ये रिमेन्ड अ डेड लेटर, इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया। अच्छा जी, इन 64, ये सुनना है, इन 1664 ही इशूड एन एडिक्ट फॉरबिडिंग सती द वॉलंटरी बर्निंग ऑफ हिंदू विडो। औरंगजेब आलमगीर ने सती को भी फॉरबिड करार दिया 1664 के अंदर। But his government was obviously powerless to enforce the prohibition everywhere in the face of popular opposition. सही बात है, जहां जहां उसको पॉपुलर ऑपोजिशन का सामना था वहां सती हो रही थी। इससे पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सती की प्रथा को कोई खत्म कोई नहीं करवा रहे थे, बल्कि जहां जहां ऑपोजिशन थी वहां सती प्रथाएं चल रही थीं। इससे यह भी चीज पता चलती है कि गोरों से पहले, ये नॉन मुस्लिम रेफरेंस है, कि गोरों से पहले ये ऑर्डिनेंस औरंगजेब ने पास करवाया था कि सती को रोका जाए। आज हिंदू औरत को यह बात समझ आनी चाहिए कि तुम जिस वक्त सती हो रही थी ना, औरंगजेब उस वक्त तुम्हें सती होने से बचाने का काम कर रहा था। यह था औरंगजेब। आज मुझे समझ आती है कि उस वक्त का हिंदू औरंगजेब को सपोर्ट क्यों करता था और आज का एक्स हिंदू औरंगजेब को सपोर्ट क्यों करता है। यह बात आपको वक्त के गुजरने के साथ पता चलती है। लो, आज एक्स हिंदू को समझ आ गई है, जिस वजह से वो आज मुस्लिम रुका हुआ है, मुस्लिम बना हुआ है। जिस तरह उस वक्त बड़ी तादाद में हिंदू औरंगजेब को सपोर्ट करते थे ना, इसी तरह आज की बड़ी तादाद में हिंदूज भी और एक्स हिंदूज भी सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि उनको पता है पीछे क्या हुआ था। अच्छा जी, द कास्ट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेल एज यूनिक्स। बच्चों को छक्का बनाकर जो बेचा जाता था गुलाम बनाने के लिए, थ्रू अगेन एंड अगेन डिनाउंस्ड बाय हिम। उसने इस चीज को भी बंद किया कि छोटे बच्चों यानी चाइल्ड लेबर
या चाइल्ड अब्यूज जो है उसको उसने रोका, कंटिन्यूड इन सर्टन प्रोविंसेस, मगर ये चीज उसके हुक्म के बावजूद कई जगहों पर चलती रही। अच्छा, कई किस्म के टैक्सेस जो हैं उसने लगाए और कई किस्म के टैक्सेस उसने बंद किए। यहां एक चीज समझनी आपने, औरंगजेब के रेन के ऊपर एक बड़ा एतराज ये भी किया जाता है, चले यहां तक जो मैं बेसिक आपको देना चाहता था वो ये चीज थी कि मैंने जब ये चीजें पढ़ी और देखा तो मुझे ये चीज समझ आती है कि यार औरंगजेब की इन पॉलिसीज की वजह से कई लोगों का धंधा बंद हो रहा था। दारू बेचने वालों का धंधा बंद, रंडी खाना जिन्होंने खोला हुआ था, हीरा मंडी खोली हुई थी, तवाइफ खाना खोला हुआ था, मुजरा सेंटर खोले हुए थे, उनको तो औरंगजेब से नफरत होनी होनी थी। जिन्होंने भंगबाजी करनी थी उनको तो नफरत होनी होनी थी। जिन्होंने औरतों को चिताओं पर फेंकना था, सती करवानी थी, उनको तो नफरत होनी होनी थी। मुझे तो अब समझ आ रही है, और ये नॉन मुस्लिम सोर्स है, नॉन मुस्लिम सोर्स, मुस्लिम सोर्स नहीं है। तो जिन लोगों के ये सारे हराम टोपियां बंद होती नजर आ रही थी, मुझे लगता है कि ये मामला होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर औरंगजेब के रेन के ऊपर टैक्सेस के हवाले से एक एतराज किया जाता है। वो एतराज ये किया जाता है कि जी जनाब, इसने हिंदुओं के ऊपर गंगा जमुना के अंदर अस्थियां बहाने के ऊपर भी टैक्स लगाया था, और दूसरे तीसरे त्योहारों के ऊपर भी टैक्स लगाए थे हिंदुओं के। मैं इस पर गौर किया, मैंने कहा उसने टैक्स क्यों लगाए होंगे। आज जब मैं देखता हूं ना हिंदुओं को, तो मुझे पता चलता है कि जो नास ये गंद फैलाते हैं ना इन त्योहारों के अंदर, तो इन पर तो टैक्स लगा के एक्स्ट्रा सफाई के लिए इनके पास से पैसे लेने चाहिए। मूर्तियां पानी के अंदर ये फेंकते हैं, जो पोल्यूशन ये कुंभ के अंदर करते हैं, गंगा जमुना के अंदर ये अस्थियां बहाकर जो गंदी वहां पर उस नहर को, पानी को पोल्यूट ये करते हैं। तो मुझे तो लगता है वाकई इनके ऊपर पैसे लगाने चाहिए ताकि ये रिफॉर्म किया जाए, इनके पैसों से सफाई की जाए। बात तो वो सही है उसकी, है? अब मिसाल के तौर पर एक पूरा आप एक इलाके को अलाउ करते हो कि आप ये काम करो, आओ यहां पर आकर आप अपना कर सकते हो, कन्वेंशन कर सकते हो, यहां पर आप अपनी कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, मगर आप उनको चार्ज करते हो। आप कहते हो भाई देखो, लाइट आप लोगे, सोर्सेज यहाँ के आप यूज करोगे, गंद यहाँ पर आप मचाओगे, पोल्यूशन आप यहाँ पर करोगे, तो भाई जब आप लोग चले जाओगे इसकी सफाई कौन करेगा, इसका ख्याल कौन करेगा। तो औरंगजेब बाकी सफाई के हवाले से भी वैसे कई सोर्सेज मिलते हैं जिनमें पता चलता है कि औरंगजेब कहता था सफाई सुथराई बड़ी की जाए, चीजों को साफ सुथरा रखा जाए, दारू शारू नशे तमाशे ये हरामजदगियां ये कम की जाए। अब ये उसकी चीज थी। औरंगजेब की हुकूमत के अंदर बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम्स भी थे, जिससे ये चीज पता चलती है कि उनको पता था औरंगजेब क्या कर रहा है। तो इसको हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं बनाना चाहिए, ये है मसला सारा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। कई सोर्सेज आपको ऐसे भी मिलते हैं कि औरंगजेब ने जिजिया लगाया, जिजिया का टैक्स ये कहते हैं लगाया औरंगजेब ने। हाँ, ऐसे सोर्सेज मिलते हैं। मगर सोचने की बात है कि ओवरऑल जिजिया को देखा जाए तो जिजिया क्यों लगाया औरंगजेब ने। औरंगजेब के टाइम के ऊपर क्योंकि कहते हैं जी अकबर ने और शाहजहां जो है उन्होंने जिजिया बंद किया हुआ था, जहांगीर ने भी, औरंगजेब ने आकर जिजिया लगाया। और कमाल बात यह है, ना तो अकबर ना जहांगीर ना शाहजहां के मौके के ऊपर वो हालात पेश आए जो औरंगजेब के टाइम पर पेश आए। औरंगजेब कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली अपर फुट के ऊपर जाकर वॉर लड़ रहा था, जिसके रखते हैं सोर्सेज। आपको पता है औरंगजेब के टाइम के ऊपर यह माना जाता है कि जो जीडीपी था वो 25% गया था ग्लोबल, ये रिपोर्ट्स मिलती हैं। औरंगजेब के टाइम पर इंडिया अलोन, हिंदुस्तान अलोन जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो 25% ग्लोबल था, 25% ग्लोबल ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस टाइम के ऊपर। अब उसमें उन्होंने एक लगा लिया जी, वो असल में निकालते थे जी, वो हिंदुओं को कहते थे आके जजिया दें, आके टैक्स दें, और वो आके उनको कहते थे तुम याद रखोगे तुम्हें हकीर रखने के लिए ये किया जा रहा है, वो कहते थे। अब औरंगजेब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें है, या उसने ये हुक्मनामा दिया हो कि जी बिल्कुल ऐसे जाके करो, उसने कहा
अब कोई चपड़ गंजू नीचे कोई ऐसी हरकत कर रहा है, टसल चला रहा है, अपना उसकी कोई टसल होगी किसी हिंदू के साथ, वो कर दी, इन्होंने पकड़ के औरंगजेब पे डाल दिया। औरंगजेब जो है वो कहता था जजिया तुमसे इसलिए ले रहे हैं, तुम्हें हकीर समझते हैं। ये तो बात ही नहीं हुई। वहां मुसलमानों पे ज़कात का टैक्स लगता है, आप लोगों पे नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया लग रहा था। और जजिए को हम एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि जजिया किसी कौम के ऊपर जब लगता है, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ऑब्वियसली जब लगता है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये फटाफट रोना धोना शुरू कर देते हैं यार, उस वक्त तुम्हारा वो छत्रपति अपनी नोनो भी नहीं हिला सका। मैं आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लगे, ठीक है। उसके अंदर दमखम नहीं था। अभी मैं दिखाता हूं वो कैसे भाग के गया था, कैसे छुप के भागा था तुम्हारा छत्रपति। वो भी मैं दिखाता हूं तुम्हारे सोर्स से, हमारे सोर्स से नहीं, तुम्हारे सोर्स, तुम्हारे लोग कह रहे हैं। तो तुम रोते हो औरंगजेब को, तो डटना था ना उसके सामने, लड़ना था, खड़े होना था ना। तुम्हारे अपने लोग तो औरंगजेब की गोदी में बैठे हुए थे, अपने लोग तो तुम्हारे औरंगजेब की गोदी में बैठे थे। तुम आके आज चौड़े, आज मुसलमानों ने साथ मिलकर आजादी की जंग लड़ी, आजादी हासिल की, तो आज आके मुसलमानों को ही आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। इनको लगता है कि आज ये मुगलों के दौर में रह रहे हैं। ओ भाई, डेमोक्रेसी तो अब आई है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। आप लोगों को क्यों शहरी चढ़ रही आज? आप लोगों को क्या खुजली आज है? उस वक्त तो तुम्हारे बाप दादा सर फेंक के उनके आगे बोले नहीं, आज तुम हमारे साथ बदमाशी कर रहे हो। उस वक्त तो तुम लोग भागे हो छुप के, आज तुम कहते हो औरंगजेब को कब्र से निकालो। क्यों? इसका मतलब है तुम, वो किसी सियाने ने सही कहा है, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए ना, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। औरंगजेब को गए 300 साल हो गए हैं, अब थप्पड़ अपने मुंह पे मारो। औरंगजेब को क्यों कोसते हो? उस वक्त तुम्हारे बाप दादा हिजड़े बन के तालियां पीटते रहे, कोई सामने नहीं आया, उस बंदे ने तुम सबको आगे लगाया, तुम्हारे छावे को भी पटा डाल के रखा, आज तुम आके चैंपियन बनते हो। हैं? आज आके फुर्तियां दिखाते हैं, मुसलमानों को आके इकट्ठे होके जनाब दंगे मचाते हैं, लड़ाई करते हैं। वो भाई उस वक्त करना था ना जब उस तरह के हालात थे, ताकि तुम्हें पता चलता पंगा लिया किसी से। अब पहले डेमोक्रेसी बिठाई, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा खड़ा किया, सब कुछ आराम से चीजें अपने पैटर्न पर चलने लगी, तो तुम लोग आके बदमाशी करना शुरू हो गए मुसलमानों के साथ। और जब तुम्हें धरा जाता है तो फटाफट जाके सरेंडर करके 3,000 की बेल करवा के निकल आते हो, बदमाशियां करते हो। खैर बहरहाल ये तो साथ चलता रहेगा। अब आपने सुनना है, औरंगजेब आलमगीर एक रिप्रेजेंटेटिव बनता जा रहा था ये सारी चीजें करके मुस्लिम्स का, और उन हिंदूज का जो तंग थे ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मण जातियों से तंग थे। औरंगजेब आलमगीर उनके मसीहा के तौर पर सामने आता है। अब आपने ये याद रखना है, अकबर, जहांगीर की लेगेसी मुसलमानों के वजूद को खत्म करने वाली थी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, कोई अरबी जानने वाला ना होता, कोई अजान देने वाला ना बचता, मस्जिदें होती मगर उसके अंदर नाच गाने हो रहे होते, मदरसा होते मगर उसके अंदर कुरान और सुन्ना की बजाय उपनिषदें पढ़ाई जा रही होती। मुसलमान की हालत वही होती जो आज हिंदू समाज की अपने शास्त्रों को लेकर है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर अजान दी जा रही है, आज अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अरबी जानते हैं, आज अगर हिंदुस्तान, जब मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सारे शाम, आज अगर इस खित्ते के ऊपर मुसलमान अपने आप को एक मवाहिद के तौर पर अलग तशख्खुस पैदा करता है, उसके पीछे अगर किसी एक फैसले का हाथ है तो वो औरंगजेब का है। मेजर मेजर मेजर, ये याद रख। अल्लाह ने करवाया उससे, अब मैं उसको कोई उसकी शख्सियत परस्ती नहीं कर रहा हूं ना, अल्लाह माफ करे मैं ये कहता हूं कि जी इस्लाम औरंगजेब के इर्द गिर्द घूमता है, नहीं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी याद रखना। देखें, ये तो हकीकत है कि एक कौम पर एक फैसला कैसे असरअंदाज होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे खुद बताओ, दिल पर हाथ रखकर,
कि 300 साल के बाद भी औरंगजेब इनको मिर्चें ना लगाए तो फिर और क्या करे, बताओ मुझे। ये सारा कुछ जो आपने सुना है, देखा है, समझा है, इसके बाद औरंगजेब इनको चुभे नहीं तो और क्या है। इनको नजर आता है कि हमने सोचा था दारा शको आएगा, हमने सारे फंड लगाए थे दारा शको के ऊपर। अब गौर से सुनना, मैंने स्टार्ट में जट की मिसाल दी थी, जो लोग शुरू से साथ है उनको समझ आएगा कि मैं अब इसका क्रक्स कहां निकालने लगा हूं। जिस तरह आज के दौर में एक्स मुस्लिम मूवमेंट हिंदुओं के लिए बैकफायर कर गई हुई है, इसी तरीके से उस टाइम पर दारा शिको पर सारी इन्वेस्टमेंट बैकफायर कर गई। औरंगजेब निकल आया। अब इनको फैसला करना है कि इन्होंने अपने इतिहास की हुई गलती से सीखना है या नहीं, या ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर इन्होंने दारा शिको खड़ा करने हैं तो फिर औरंगजेब भी जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये दारा शिको खड़ा करें और औरंगजेब ना आए। हाँ भाई, आपकी मर्जी, फैसला आपका। उस वक्त दारा शिको बैकफायर कर गया था, औरंगजेब ने जन्म लिया, आज एक्स मुस्लिम बैकफायर कर जाएंगे तुम्हें। तो अपना फैसला खुद करो, तुम किसी का पर खड़े हो। दूसरी चीज यहां समझने की है। अब बात बढ़ती है आगे कि नागपुर में जो वाकया पेश आया, क्या वो दारा शको से लिंक है? नहीं, वो लिंक है उस बहाने के साथ जो एक मूवी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, जिस मूवी का नाम है छावा। बेसिकली इस मूवी में जो छत्रपति शिवाजी है, उस शिवाजी राजा के बाद की स्टोरी कवर की गई है, जो उसका पुत्र था जिसका नाम था सांभाजी। याद रखना चाहिए कि छत्रपति करेक्टर को समझना और सांभाजी को समझना यह जरूरी है। दारा शको के मामला का खत्म होने के बाद अब औरंगजेब आलमगीर के सामने अंदरूनी तौर पर कोई चैलेंज मौजूद नहीं था। मुगलिया सल्तनत अपनी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी और अपना नियम लागू कर रही थी। यहां से एक ट्विस्ट आता है कहानी में, वो ये कि जो लोग दबे लफ्जों में दारा शिकोह को सपोर्ट करना चाहते थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। लिहाजा अब उनका रुख अकबर के मुकाबले में राणा प्रताप सिंह के साथ जैसे वो याद ताजा करते थे, उनको शिवाजी छत्रपति के अंदर राणा प्रताप का अंश दिखाई देने लगा। उनको लगा कि जो काम राणा प्रताप नहीं कर पाया, शायद छत्रपति शिवाजी कर लेगा। यहां से सफर शुरू होता है। अब एक कैरेक्टर आता है सामने, जिस वजह से ये दंगा मचा, आए माजी में उस कैरेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं। छत्रपति शिवाजी के मुख्तलिफ इंटरेक्शंस हुए हैं औरंगजेब के साथ, डायरेक्ट नहीं, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट। सबसे पहला टाकरा, सबसे पहला वो मुगलिया सल्तनत की सरहदों पर शिवाजी फौजों ने हमला करके किया 1657 के अंदर। शिवाजी ने 1657 में, यानी आप ये समझें कि जंग आजादी से करीबन 200 साल पहले 1857 में गोरोमाला मामला हुआ है। 1657 के अंदर शिवाजी छत्रपति जो है, ये मुगलिया सल्तनत जो कि अहमदनगर और जुन्नाड़ आती है, उसके करीब इसने हमला किया शिवाजी ने। शिवाजी एक खुराफाती आदमी था। खुराफाती से मुराद ये है कि ये छुप कर वार करने का आदी था।
सामने मैन टू मैन, फेस टू फेस लड़ने की इसको आदत नहीं थी। ये हमेशा छुपता था, जिसे गोरिल्ला वॉर टैक्टिक कहते हैं, हिट एंड रन। इससे मुराद ये है कि संख्या में कम होने के बावजूद ये अपनी